दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन स्टोरी है जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि आखिर में आपके कई सारे सवाल होने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले आप जान लो कि इस वक्त पृथ्वी पर क्या चल रहा है। इस वक्त पृथ्वी पर फूड क्राइसिस है, कारण फसल की एक महामारी जिसके चलते सभी फसलें मर रही हैं। अब सिर्फ मक्का ही बचा है और इसी की खेती पूरी दुनिया में की जा रही है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की ग्रेविटी का बिहेवियर भी बदल चुका है जिसके चलते पृथ्वी पर सैंडस्टॉर्म आते रहते हैं। ये रेतीले कण इंसान के शरीर में जाने से उन्हें कई तरह की बीमारियां लग रही हैं जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। इसके कारण पृथ्वी की आबादी भी कम हो रही है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो। अब आते हैं इसकी मेन कहानी पर। हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। यहाँ वो अपनी स्टोरी बताती है जिसमें वो अपने पिता का जिक्र करती है जो कि एक फार्मर थे, पर फार्मर बनने से पहले वो नासा में एज अ पायलट काम करते थे। कहानी इसके बाद काफी साल पीछे जाती है जब ये बूढ़ी औरत एक छोटी बच्ची थी। इसका नाम मर्फ है। मर्फ अपने पिता कूपर के रूम में आती है और वो उन्हें बताती है कि उसके रूम में कोई भूत है। कूपर मर्फ को समझाता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। दोस्तों एक्चुअल में मर्फ के रूम में जो बुक शेल्फ है उसमें से बुक्स अपने आप ही गिरती रहती है। यही कारण है कि मर्फ को लगता है कि उसके रूम में कोई भूत है। एंड मैं आपसे कहूंगा कि ये भूत वाली बात आपको याद रखना है। हम देखते हैं कूपर का एक बेटा भी है, उसका नाम टॉम है। साथ ही कूपर के फादर इन लॉ डोनाल्ड भी उसके साथ ही रहते हैं। दोस्तों कूपर की वाइफ बीमारी के चलते चल बसी हैं और ये वही बीमारी है जो कि उन रेतीले कण से होती है। कूपर के घर के आसपास हम काफी सारे मक्के के खेत को देख पाते हैं और ये सब खेत कूपर के ही हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वक्त पर सिर्फ मक्के की खेती ही की जा सकती है। खैर हम देखते हैं रोजाना की तरह कूपर अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाता है। आज कूपर को अपने प्रिंसिपल और मर्फ की टीचर से भी मिलना है। हम देखते हैं रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है जिस दौरान इनके ऊपर से एक ड्रोन उड़कर जाता है। ये एक मिलिट्री ड्रोन होता है। ये देख कूपर तुरंत उसका पीछा करता है और आखिर में वो इस ड्रोन को हैक कर लेता है। इससे पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, पर मजबूरी के कारण उसे एक फार्मर बनना पड़ा। खैर स्कूल पहुंच हम देखते हैं प्रिंसिपल और टीचर साथ ही बैठे हैं। प्रिंसिपल टॉम के बारे में बात करता है कि टॉम एक बढ़िया फार्मर बन सकता है, पर दोस्तों कूपर नहीं चाहता कि टॉम एक फार्मर बने, वो चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने। दरअसल दोस्तों इस वक्त सारी सरकारें चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा किसान बने ताकि खाने की पूर्ति की जा सके। इसी कारण सभी देशों ने अपनी अपनी मिलिट्री हटा ली है और साथ ही स्पेस प्रोग्राम भी बंद कर दिया है ताकि सारा पैसा और ध्यान इंसान के सर्वाइवल पर लगा सके। खैर कूपर को पता चलता है कि स्कूल वालों ने अपना सिलेबस भी चेंज कर दिया है जिसमें वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अपोलो 11 फेक था, अमेरिका कभी मून पर गया ही नहीं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाली जनरेशन फार्मर बने, ना कि इन स्टोरीज से इंस्पायर होकर साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर बने। ये जान कूपर अपने बच्चों को स्कूल से सस्पेंड करवा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जाए। मर्फ कूपर को लेकर घर आ जाता है। उसी दौरान मर्फ को रूम से कुछ आवाज आती है। वहाँ पहुंच कूपर देखता है कि काफी सारी किताबें गिरी पड़ी हैं। मर्फ बताती है वो घोस्ट इन किताबों को गिराकर मोर्स कोड में उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और मर्फ ने पता लगा लिया है कि वो मैसेज क्या है, पर कूपर बिना सुने ही वो यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सभी बेसबॉल मैच देखने आए हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है, इसीलिए सभी घर लौट आते हैं। घर पहुंच मर्फ को याद आता है कि उसके रूम का विंडो खुला हुआ है, पर अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि जब तक वहाँ पर कूपर पहुंचता है काफी सारी रेत घर में आ चुकी है। कूपर एक चीज यहाँ पर नोटिस करता है कि जमीन पर रेत से कुछ लाइंस बनी पड़ी हैं। इनमें कुछ मोटी है और कुछ पतली भी है। कूपर समझ जाता है कि ये बाइनरी कोड्स है। जैसे मोर्स कोड होता है डॉट और डैश में, वैसे ही बाइनरी कोड होता है थिन और थिक लाइन में। कूपर रात भर इसे समझने की कोशिश करता है और अगले दिन तक वो पता लगा लेता है कि ये कोड दरअसल कोऑर्डिनेट्स है किसी जगह के और इसे बनाया गया है ग्रेविटी से। खैर कूपर इस कोऑर्डिनेट्स पर जाने लगता है। मर्फ भी जाने की जिद करती है पर उसे वो साथ नहीं ले जाता, लेकिन मर्फ छुपके से उसकी कार में बैठ जाती है। बीच रास्ते में कूपर को इस बात का पता चल जाता है, पर क्योंकि वो इतना जिद कर रही है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस जगह को काफी सिक्योर किया गया है, पर कूपर इसे नजरअंदाज करता है और वो जबरदस्ती इसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर कोई पहुंच उसे अनकॉन्शियस कर देता है और वो मर्फ को भी पकड़ लेते हैं। जब कूपर होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक टार्स नाम का एआई रोबोट है जो कि उसका इंटेरोगेशन कर रहा है। टार्स कूपर से बस एक ही बात जानना चाहता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला, पर कूपर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता जब तक कि वो मर्फ से उसे नहीं मिला दे। इसी दौरान यहाँ पर एक लड़की आती है। इसका नाम डॉक्टर अमेलिया ब्रांड है।
ये एक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट है। वो जानती है कूपर जवाब नहीं देगा, इसलिए वो उसे मर्फ से मिलवाती है, साथ ही कुछ लोगों से, जिसमें अमेलिया के पिता भी होते हैं, प्रोफेसर ब्रैंड, और कूपर इन्हें जानता है। साथ ही प्रोफेसर भी कूपर को जानते हैं। प्रोफेसर कूपर से कहते हैं कि वो उनके सवालों का सही जवाब दे कि आखिर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खुफिया जगह है। अब कूपर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो इन्हें कैसे एक्सप्लेन करे कि ये एक भूत ने बनाया है। खैर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि हम नासा है। दरअसल सरकार को जब पता चला कि फसल वाली बीमारी एक दिन सभी फसलों को खत्म कर देगी और ऐसा हुआ तो इंसान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू करवाया, पर आम लोगों से छुपाकर, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि सारा पैसा इसमें लगाया जा रहा है तो वो टैक्स नहीं भरेंगे। प्रोफेसर कूपर को एंड्योरेंस शिप का मॉड्यूल दिखाते हैं, जो कि लास्ट मॉड्यूल है, जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं उन ग्रहों की खोज में जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं। यहाँ पर कूपर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है, और जो सोलर सिस्टम हमारे सबसे पास है वहां पहुंचने में लाइट की स्पीड से भी 1000 साल लग जाएंगे। तो यही कूपर जानना चाहता है कि आखिर प्रोफेसर ने उन्हें भेजा कहाँ पर है। प्रोफेसर कहते हैं कि वो इससे ज्यादा कूपर को कुछ और नहीं बता सकते अनलेस वो रेडी हो जाए एंड्योरेंस शिप का पायलट बनने के लिए, और अगर वो मानता है तो वो आगे की जानकारी उसे प्रोवाइड करेंगे। कूपर का अपनी बेटी के लिए इतना प्यार देखकर प्रोफेसर जानते हैं कि वो इसके लिए हाँ कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो उसे इस मिशन से जुड़ने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। यही कारण है कि कूपर मान जाता है। इसके बाद हमें एक और साइंटिस्ट दिखाया जाता है, इसका नाम रोमिली है। रोमिली बताता है कि ग्रेविटी वाली प्रॉब्लम 50 साल पहले स्टार्ट हुई, और जब नासा ने इस पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि शनि ग्रह के पास एक वर्म होल मौजूद है। दोस्तों वर्म होल एक स्पेस ब्रिज की तरह होता है, इसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल एक दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इंसान अगर लाइट की स्पीड से भी जाने वाले व्हीकल बना ले तो भी उसे कई हजार और लाख साल लग जाएंगे अपनी गैलेक्सी से बाहर जाने में, एंड यहीं पर वर्म होल काम आता है। आगे रोमिली बताता है कि 48 साल पहले इस वर्म होल को शनि ग्रह के पास किसी ने प्लेस किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इसे किसी ने प्लेस किया है सोच समझकर, क्योंकि दोस्तों वर्म होल कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है कि ये यूं ही अपने आप ही बन जाए। इसीलिए लाजरस मिशन के तहत 12 एस्ट्रोनॉट को इस वर्म होल के उस पार यानी कि दूसरी गैलेक्सी में भेजा गया है, जहां पर ये 12 लोग 12 प्लैनेट्स पर जाएंगे, और अगर उनमें से कोई ग्रह पर जीवन सस्टेन करने लायक हुआ तो वो मैसेज करके रिप्लाई करेंगे। पर उनके वहां पहुंचने पर एक प्रॉब्लम इनके सामने आ गई कि वहां से कोई भी मैसेज यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि यहाँ के मैसेज वहां पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए एंडोरेंस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत ये वहां पर जाएंगे और जहां से सिग्नल आ रहे हैं उस ग्रह की जांच करेंगे। प्रोफेसर कूपर को समझाते हैं कि कूपर का इस जगह पर यूं ही पहुंच जाना, एक वर्म होल का अपने आप ही सामने आ जाना, वो भी तब जब पृथ्वी पर इंसान खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं, तो ये मात्र सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, कोई तो है जो हमें बचाना चाहता है। कूपर पूछता है कि आखिर ये कौन है कौन। अब इसका जवाब तो प्रोफेसर के पास भी नहीं है। यहाँ कूपर एक सवाल करता है प्रोफेसर से कि अगर मान लो वहाँ पर कोई ग्रह मिल गया जो कि हैबिटेबल जोन में आता है, यहाँ पर जीवन सस्टेन कर सकता है, तो उसके बाद क्या? आखिर वो यहाँ से लोगों को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? इसका जवाब भी प्रोफेसर देते हैं। वो बताते हैं ये पूरी फैसिलिटी एक स्पेस स्टेशन की तरह ही है। हालांकि रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए प्रोफेसर इसे स्पेस में ले जाने के लिए ग्रेविटी की एक इक्वेशन पर काम कर रहे हैं, जिसे अगर उन्होंने सॉल्व कर लिया तो ग्रेविटी की मदद से इस स्पेस स्टेशन को स्पेस में पहुंचाया जा सकता है। वो कूपर वो कहते हैं जब तुम लोड कर आओगे तब तक शायद मैं थ्योरी को सॉल्व भी कर चुका होऊंगा। प्रोफेसर बताते हैं कि ये तो प्लान ए है, हमारे पास प्लान बी भी है, जिसके तहत हम उस ग्रह पर जाकर कॉलोनी बसाएंगे। पर प्लान बी का मतलब है कि प्लान ए का फेल हो जाना, और प्लान बी को अंजाम देने का मतलब है कि तुम कभी भी लौट कर आ नहीं पाओगे। सब जानने के बाद कूपर प्लान ए के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि उसे लौट कर आना है अपने बच्चों के लिए। पर मर्फ नहीं चाहती कि कूपर उसे छोड़कर जाए, वो उससे काफी नाराज होती है। कूपर उसे मनाने की कोशिश करता है पर मर्फ नहीं मानती। मर्फ वो मैसेज भी दिखाती है जो कि उसने डिकोड किया है, जिसमें लिखा है स्टे, यानी कि मत जाओ। वो कहती है वो जो भी चीज है वो यही चाहती है कि आप नहीं जाओ, पर कूपर जानता है कि उसका जाना जरूरी है। वो मर्फ को अपनी रिस्ट वॉच की तरह एक वॉच देता है और उसे बताता है कि कैसे स्पेस में टाइम कूपर के लिए स्लो हो जाएगा। इसका मतलब कि शायद जब कूपर लौट कर आए तब मर्फ और उसकी पिता की उम्र बराबर हो।
ये जानने के बाद तो मर्फ और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब खुद कूपर को भी नहीं पता कि वो कब लौट कर आएगा। मर्फ अब उससे बात भी नहीं करती, मजबूरन कूपर को जाना पड़ता है। हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तभी एक बुक अपने आप ही गिरती है, जिस पे कूपर ध्यान नहीं देता। खैर वो टॉम और डोनल्ड को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मर्फ बाहर आती है, पर अब देर हो चुकी है क्योंकि वो जा चुका है। कूपर, अमेलिया, डोयल और रोमली, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स और 2 रोबोट्स स्टार्स और शिप कंप्यूटर केस जैसा भी टेक ऑफ करते हैं एंडोरेंस के लिए। इन्हें टोटल 2 साल लगेंगे शनि ग्रह पर पहुंचने में। अब हाइपर स्लीप में जाने से पहले अमेलिया कूपर को बताती है कि वहां पहुंच ये 3 प्लेनेट को विजिट करेंगे। इनमें सबसे पहला है लॉरा मिलर्स का प्लेनेट, जो कि एक गार्गेंचुआ नाम के ब्लैक होल के काफी पास है। दूसरा है एडमंड का प्लेनेट और तीसरा है डॉक्टर मैन का प्लेनेट। यहाँ पर कूपर नोटिस करता है कि जब एडमंड्स का नाम आता है तो अमेलिया काफी खुश हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि शायद एडमंड्स और अमेलिया काफी क्लोज थे। दोस्तों, डॉक्टर मैन काफी अव्वल साइंटिस्ट है। अमेलिया बताती है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, यानी कि वो सबसे बेहतर है उनमें से। वही हम पृथ्वी पर देखते हैं, प्रोफेसर कूपर के घर आते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई कूपर को मैसेज करना चाहता है तो वो मैसेज कूपर को भेज सकते हैं। यहाँ पर मर्फ होती है और ये सुन वो वापस अंदर चली जाती है। दरअसल वो अभी भी गुस्सा है। खैर 2 साल बीत जाते हैं, सभी हाइपर स्लीप से बाहर आ जाते हैं क्योंकि ये शनि ग्रह के पास पहुंच चुके हैं। कूपर पृथ्वी से आए मैसेज देखने लगता है। मर्फ के सिवाय सबने मैसेज भेजा है, इससे कूपर को थोड़ा बुरा लगता है। खैर आगे हम देखते हैं ये वर्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही इनके सामने एक प्रॉब्लम आती है। दरअसल जो प्लेनेट सबसे पास है वो मिलर का है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो गार्गेंचुआ ब्लैक होल के होराइजन के काफी करीब है। इसका मतलब कि वहाँ ग्रेविटी पुल ज्यादा होगा। ग्रेविटी पुल ज्यादा होगा, इसके मतलब कि वहाँ पर टाइम पृथ्वी के मुकाबले काफी स्लो हो जाएगा। और रोमली की कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ बिताया 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। और कूपर इसी टाइम शिफ्ट से बचना चाहता है। इससे बचने के लिए कूपर प्लान बनाता है कि ये एंड्योरेंस को प्लेनेट के दूसरी तरफ ले जाएंगे और वहां से एक रेंजर शिप में इस प्लेनेट पर जाएंगे। हालांकि इसमें फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, पर ये समय बचा सकते हैं। हालांकि जब ये उस प्लेनेट पर पहुंचेंगे तो टाइम स्टिल स्लो ही रहेगा, पर रेंजर शिप से ये तुरंत जाएंगे और तुरंत वहां से निकल भी आएंगे। वरना इनका प्लान तो एंड्योरेंस को ही उसके ऑर्बिट में ले जाना था। अमेलिया को ये प्लान सही लगता है, तो तय हो जाता है कूपर, अमेलिया और डोयल उस प्लेनेट पर जाएंगे और रोबोट केस के साथ, और रोमली और टार्स एंड्योरेंस पर रहेंगे। रोमली फैसला करता है कि वो हाइपर स्लीप में ना जाकर ब्लैक होल पर रिसर्च करेगा ताकि प्रोफेसर को कुछ हेल्प मिल सके उनकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कूपर, डोयल, अमेलिया और शिप कंप्यूटर केस उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। अब बिना टाइम बर्बाद किए ये मिलर को ढूंढने लगते हैं, पर इन्हें मिलर कहीं भी नहीं मिलती सिवाय उसके शिप के मलबे के। इसका मतलब कि वो मर चुकी है। अमेलिया मिलर का रिकॉर्डर ढूंढने लगती है ताकि पता कर सके कि उसके साथ क्या हुआ था, पर इसी दौरान वो एक मलबे में फंस जाती है, जिस दौरान एक पहाड़ जितनी लहर इनकी तरफ आने लगती है। ये देख कूपर सबको तुरंत ही रेंजर शिप में आने के लिए कहता है। दोस्तों, इतनी ऊंची ग्रेविटी बनने का कारण है यहाँ की ग्रेविटी, जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी से 130% ज्यादा है। और आप जानते ही हो पृथ्वी पर लहरें मून की ग्रेविटी के कारण बनती है, और यहाँ तो ग्रेविटी का कारण ब्लैक होल है, यानी कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतनी ऊंची लहर। खैर लहर के टकराने से पहले केस अमेलिया को बचा लेता है और शिप पर ले आता है, पर डोयल लहर की चपेट में आ जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। शिप के अंदर रहने के कारण कूपर और अमेलिया बच जाते हैं। शिप भी लहर को सरवाइव कर जाता है, लेकिन थ्रस्टर्स में पानी जाने के कारण ये अब टेक ऑफ नहीं कर सकते। इससे कूपर काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि वो इस प्लेनेट से जल्द बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अब मजबूरन इन्हें इस प्लेनेट पर थोड़ा वक्त और बिताना पड़ेगा। एक चीज कूपर को समझ नहीं आता कि अगर मिलर 10 साल पहले इस प्लेनेट पर आई है तो उसके शिप के मलबे अभी भी एक जगह कैसे मौजूद है, जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। अमेलिया बताती है कि शायद इसका कारण टाइम स्लीपेज है। इसका मतलब कि टाइम स्लो होने के कारण इस ग्रह के हिसाब से शायद मिलर 1 घंटे पहले इस प्लेनेट पर उतरी होगी और शायद 1 मिनट पहले उसकी मौत हुई होगी। इस हिसाब से तो टाइम उससे भी ज्यादा स्लो चल रहा है जितना रोमली ने कैलकुलेट किया था। और ये सही भी साबित होता है, क्योंकि जब ये दोनों एंड्योरेंस पर पहुंचते हैं तो इनके सामने रोमली होता है, जो बताता है कि इन दोनों को गए हुए पूरे 23 साल 4 महीने और 8 दिन हो चुके थे। ये जॉन कूपर सबसे पहले सारे मैसेजेस चेक करता है जो कि पृथ्वी से उसके लिए भेजे गए हैं। हम देखते हैं टॉम काफी बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है। उसके बच्चे भी है, जिनमें से एक का नाम जेसी था, जो कि मर गई, कारण वही बीमारी। टॉम बताता है कि डोनाल्ड भी नहीं रहे। ये देख कूपर काफी इमोशनल हो जाता है, पर उसे दुख होता है कि मर्फ ने मैसेज नहीं किया।
लेकिन तो भी उसके सामने मर्फ आती है, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। उसने पूरे 25 साल बाद अपने पिता को मैसेज किया, वो इसलिए क्योंकि आज मर्फ का बर्थडे है, और ये बर्थडे इसलिए खास है क्योंकि कूपर ने वादा किया था कि जब कूपर लौट कर आएगा तो उसकी और मर्फ की उम्र बराबर होगी। और आज मर्फ 35 साल की हो चुकी है, यानी कि उसकी एज और कूपर की एज बराबर है, बट स्टिल कूपर लौट के नहीं आया। यही कारण है कि मर्फ काफी दुखी होती है। खैर, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, ये मूव ऑन करते हैं। कूपर बताता है जितना फ्यूल अब बचा है हम बाकी 2 प्लेनेट में से किसी एक पर ही जा सकते हैं। अब इनमें से एडमंड वाले प्लेनेट का डेटा काफी प्रोमिसिंग है, वहीं डॉक्टर मैन के डेटा एडमंड से बेहतर नहीं है, बट उनका प्लेनेट कुछ महीनों की दूरी पर ही है। ऊपर से वो अभी भी सिग्नल भेज रहे हैं। यहाँ अमेलिया कहती है कि उन्हें एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहिए। ये सुन कूपर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले अमेलिया ही डॉक्टर मैन की काफी तारीफ कर रही थी कि वो हम सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी वो एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहती है। उसे लगता है कि वो इसलिए वहां पर जाना चाहती है क्योंकि वो एडमंड से प्यार करती है। अब ये दोनों काफी बहस करने लगते हैं कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए। ये देख रोमली कहता है कि हमें वोट करना चाहिए, पर कूपर कहता है कि इससे पहले रोमली को ये पता होना चाहिए कि क्यों अमेलिया एडमंड के प्लेनेट पर जाने की जिद कर रही है। कूपर रोमली को बता देता है कि अमेलिया इसलिए वहां पर जाना चाहती है क्योंकि वो एडमंड से प्यार करती है। यहाँ अमेलिया एक्सेप्ट करती है कि हाँ, वो एडमंड से प्यार करती है, और यही कारण भी है कि वो वहां पर जाना चाहती है, क्योंकि प्यार कोई मैन मेड मशीन से मापा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसे इंसानों ने इन्वेंट नहीं किया है। वो कहती है कि एक इंसान जिसे उसने कई डेकेड से नहीं देखा है, वो इंसान जो शायद अब जिंदा भी ना हो, ये जानते हुए भी अमेलिया उससे अट्रैक्ट हो रही है। इसका कुछ तो मतलब होगा, शायद कोई चीज ऐसी है जो हमारी डायमेंशन से परे है, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, डॉक्टर मान का प्लेनेट भी ब्लैक होल के पास ही है, तो जैसे मिलर के प्लेनेट पर पानी और ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी वहां पर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, तो इसकी क्या गारंटी है कि उनके प्लेनेट पर भी लाइफ सस्टेन कर पाए। यही कारण है कि अमेलिया वहां ना जाकर सीधा एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहती है। खैर, इनकी बहस चलती है, पर कूपर इन दी एंड फैसला करता है कि वो डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाएंगे। खैर, आगे में पृथ्वी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर का आखिरी समय आ चुका है। वो मरने से पहले मर्फ को एक सच बताते हैं कि उसके पिता कूपर और मिशन पर गए सभी लोग कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। जी झूठ बोलने के लिए वो मर्फ से माफी भी मांगता है। वो बताते हैं कि मिशन का हिस्सा कभी लौटना था ही नहीं। ये सुन मर्फ चौंक जाती है। वो प्रोफेसर से पूछती कि क्या उसके पिता को इस बारे में पता था, पर इससे पहले कि प्रोफेसर जवाब देते वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। मर्फ अमेलिया को मैसेज भेज देती है कि उसके पिता नहीं रहे। साथ ही वो सवाल भी करती है अपने पिता से कि क्या उन्हें प्रोफेसर के झूठ के बारे में पता था कि वो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सभी डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। ये प्लेनेट काफी बर्फीला है, हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। हम देखते हैं डॉक्टर मैन हाइपर स्लीप में सोए हुए हैं। कूपर उन्हें उठा देता है। होश में आने पर डॉक्टर मैन बताते हैं इस प्लेनेट के सरफेस पर लाइफ सस्टेन कर सकती है। यहाँ पर हम टार्स जैसा एक रोबोट भी देखते हैं, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी दौरान टार्स को मर्फ का मैसेज रिसीव होता है। अपने पिता की मौत के बारे में सुन अमेलिया काफी इमोशनल हो जाती है, और उनके झूठ के बारे में सुन वो हैरान भी हो जाती है। ऊपर भी ये सुन रहा होता है और वो भी हैरान हो जाता है। अमेलिया कहती है कि उसे भी नहीं पता था कि उसके पिता झूठ बोल रहे थे। पर यहाँ पर डॉक्टर मैन बताते हैं कि जिस थ्योरी पर प्रोफेसर काम कर रहे थे, उन्होंने तो वो कई साल पहले ही सॉल्व कर लिया था, जब डॉक्टर मैन खुद पृथ्वी पर थे। पर वो थियरी यूजलेस है जब तक कि उन्हें ब्लैक होल के अंदर का डेटा नहीं मिल पाता। और दिक्कत यही आती है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच सकती है, तो कोई डेटा वहां से बाहर कैसे आ पाएगा। ये जान अब कूपर घर लौटना चाहता है, बाकी सभी उसका साथ ही देते हैं। इसी दौरान पृथ्वी पर हम मर्फ को एक लड़के के साथ देखते हैं, जो कि उसके साथ ही नासा में काम करता है। वो डॉक्टर है और इसका नाम गेटी है। प्रोफेसर ने मरने से पहले अपनी थ्योरी के बारे में भी मर्फ को बता दिया है। मर्फ गेटी को बताती है कि उसे फीलिंग आ रही है कि उसे अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि शायद जिसे वो घोस्ट समझती थी वो कोई घोस्ट नहीं था, बल्कि कोई इंसान था जो कि उससे बात करना चाहता था, और शायद वही उसके सवालों का जवाब दे पाएगा। इसीलिए वो गेटी के साथ अपने घर पर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कूपर घर लौटने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर रोमिली उसे कहता है कि क्यों ना एक लास्ट ट्राई किया जाए। वो बताता है कि क्यों ना टार्स को होराइजन में फेंक दिया जाए, ताकि वो वहीं से डेटा ट्रांसफर कर सके। टार्स भी इसके लिए रेडी हो जाता है और कूपर भी मान जाता है। अब कूपर मैन को वो जगह दिखाने के लिए कहता है जहाँ पर लाइफ पनप सकती है, ताकि वो यहाँ पर अमेलिया के लिए कैंप वगैरह लगा सके। मैन कूपर को अपने साथ ले जाता है वो जगह दिखाने। वहीं हम मर्फ को देखते हैं अपने घर में, जहाँ पर वो कूपर की दी हुई घड़ी को रख देती है। इसी दौरान गेटी बच्चों का चेकअप कर रहा होता है। वो बताता है इनकी हालत काफी खराब है
और ये घर अब रहने लायक नहीं रहा है। इन सभी को यहाँ से जाना होगा। पर इसी दौरान यहाँ पर टॉम आ जाता है और गेटी का यहाँ आना उसे पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से जाए। मर्फ उसे बताती है कि ये जगह अब रहने लायक नहीं है, पर टॉम भी उसकी नहीं सुनता और वो मर्फ को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मर्फ चली जाती है, पर बाहर आकर वो टॉम के खेतों में आग लगा देती है। इससे टॉम आग लगाने में बिजी हो जाता है और वो वापस लौटकर सभी को यहाँ से ले जाने लगती है। पर जाने से पहले एक लास्ट बार वो अपने रूम में जाती है। अब दूसरी तरफ हम डॉक्टर मैन को देखते हैं, जो कि कूपर को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर मैन ने झूठ बोला था कि इस प्लेनेट पर जीवन पनप सकता है। दरअसल सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये ग्रह पूरी तरह से इनहेबिटेबल है। यहाँ पर जीवन का कतरा भी पनप नहीं सकता। दरअसल मैन का प्लान है, वो कूपर को मार देगा और सबको बताएगा कि ये एक्सीडेंट था, और इसके बाद वो एंड्योरेंस को अपने कंट्रोल में ले लेगा ताकि वो किसी दूसरे ग्रह पर जा सके जहाँ पर जीवन मौजूद हो। दोस्तों असल में मैन एक कायर इंसान है जो कि मरने से डरता है। वो जानता था ये ग्रह सही नहीं है, फिर भी उसने सिग्नल भेजे और रोबोट को भी उसने इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो सही सिग्नल ना भेजे। कूपर और मैन के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मैन कूपर के हेलमेट को क्रैक कर देता है और साथ ही उसके कम्युनिकेशन डिवाइस को भी निकाल देता है। अब हेलमेट क्रैक होने के कारण उसका ऑक्सीजन कम होने लगता है। मैन तो वापस बेस की तरफ लौटने लगता है। इसका फायदा उठाकर कूपर कम्युनिकेशन डिवाइस को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है। इसकी मदद से वो अमेलिया से कांटेक्ट करता है और उससे अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। अमेलिया भी तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए निकल पड़ती है और वो कूपर को बचा लेती है। ये दोनों रोमली को भी मैन की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, पर जब तक वो अपना कम्युनिकेशन डिवाइस लगाता, बेस में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें रोमली मारा जाता है। डॉक्टर मैन यहाँ पर पहुंच रेंजर शिप को लेकर सीधा एंड्योरेंस की तरफ निकल पड़ता है। कूपर अमेलिया बेस पर पहुंच देखते हैं कि टार्स सही सलामत है। वो टार्स को लेकर सीधा डॉक्टर मैन का पीछा करते हैं। डॉक्टर मैन एंड्योरेंस पर पहुंच शिप से डॉक करने की कोशिश करता है। कूपर उसे वार्न करता है कि डॉक ना करे, लेकिन डॉक्टर मैन नहीं मानता और जबरदस्ती वो एंड्योरेंस से डॉक करने लगता है, जिस दौरान डॉक सही से नहीं होता। इसी कारण जब वो गेट खोलता है तो एयर प्रेशर के बढ़ने के कारण यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मैन की मृत्यु हो जाती है। एंड्योरेंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर कूपर सही से डॉक करके एंड्योरेंस को काबू कर लेता है। इसके बाद कूपर अमेलिया को प्लान समझाता है कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटी का यूज करके स्लिंग शॉट के जरिए एडमंड्स के प्लेनेट पर जाएंगे। साथ ही वो टार्स को उसके होराइजन में छोड़ देंगे ताकि वो ब्लैक होल के अंदर का डेटा उन्हें ट्रांसमिट कर सके, अगर ये पॉसिबल हुआ तो। आगे हम देखते हैं कि ये प्लान को फॉलो करते हैं। टार्स को ये ब्लैक होल के अंदर भेज देते हैं, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि कूपर अमेलिया को अकेले ही एडमंड के प्लेनेट पर भेज देता है और खुद भी ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। बेचारी अमेलिया अकेले ही बच पाती है। हम देखते हैं ब्लैक होल के अंदर आते ही कूपर का शिप तबाह हो जाता है, लेकिन कूपर वक्त रहते बाहर आ जाता है। अंदर हम किसी तरह के ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसके अंदर कूपर फंस जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जगह 5th डिमेंशन है, जहाँ पर समय एक फिजिकल रूप में मौजूद है और इसे बनाया है उसी बीइंग्स ने जिन्होंने वो वर्म होल शनि ग्रह के पास प्लेस किया था। हम देखते हैं कूपर यहाँ से मर्फ के रूम को देख पाता है। मर्फ को देख वो उसे पुकारने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उसकी आवाज नहीं सुन सकती। कूपर उस पल को भी देख पाता है जब वो पृथ्वी को छोड़ने वाला था। वो खुद को रोकने के लिए मोर्स कोड के जरिए स्टे लिखता है, लेकिन आप जानते ही हो आगे क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो ग्रेविटी के जरिए 5th डिमेंशन से अपने डिमेंशन की चीजें हिला सकता है, क्योंकि ग्रेविटी डायमेंशंस और टाइम से परे है। वो ग्रेविटी की मदद से किताबों को हिला रहा होता है, पर हम देखते हैं कि इसका असर अलग अलग टाइमलाइन में एक साथ हो रहा होता है। जैसा कि हम बड़ी मर्फ को देखते हैं, बुक्स के गिरने के पैटर्न से वो समझ जाती है कि ये मोर्स कोड है जो कि उससे कह रहा होता है स्टे। वो समझ जाती है भूत कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही है जो कि इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान टार्स कूपर से कम्युनिकेट करता है। लकीली टार्स भी सरवाइव कर गया। टार्स बताता है इस जगह को 5th डिमेंशनल बीइंग्स ने बनाया है कूपर के लिए, ताकि वो इंसानों को बचा सके, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकते और इसका रीजन है क्योंकि वो हायर डिमेंशन में रहते हैं। टार्स की बात सुन कूपर समझ जाता है कि दरअसल उन्होंने उसे नहीं चुना बल्कि उसकी बेटी मर्फ को चुना है। वो समझ जाता है कि उसका भूत कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ जिसने खुद को नासा के कोऑर्डिनेट्स भेजे ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। इसका मतलब कि हमें बचाने वाले कोई अलग बीइंग या स्पीशीज नहीं है बल्कि इंसान ही है। वो इंसान जो आगे चलकर 5th डिमेंशन की खोज करेंगे। अब सब कुछ जान टार्स की हेल्प से कूपर ब्लैक होल के अंदर का डेटा मोर्स कोड में कन्वर्ट कर ग्रेविटी के जरिए बड़ी वाली मर्फ को ट्रांसमिट कर रहा होता है उसकी घड़ी के जरिए, और घड़ी की सुइयों को देख वो समझ जाती है कि ये मोर्स कोड है। इस डेटा की हेल्प से वो फाइनली प्रोफेसर की थ्योरी को पूरी तरह सोल्व कर लेती है। इसके कारण इंसानियत बच जाती है। ऐसा होते ही हम देखते हैं कि ये जगह खत्म होने लगती है।
इसके कारण कूपर भी बेहोश हो जाता है और वो पहुंच जाता है शनि ग्रह के पास अपने सोलर सिस्टम में। हम देखते हैं जब उसे होश में आता है तो उसके सामने डॉक्टर्स होते हैं और वो बताते हैं कि अब वो 124 साल का हो चुका है और जहाँ पर वो मौजूद है ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि शनि ग्रह के पास है और इसका नाम है कूपर स्टेशन। कूपर को लगता है कि ये स्टेशन उसके नाम पर पड़ा है और डॉक्टर हंसने लगते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि इसका नाम आपकी बेटी मर्व के ऊपर रखा गया है। वो बताते हैं कि कूपर की खबर मिलते ही मर्व इस जगह पर कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगी। अब मर्व के आने तक वो इस स्टेशन को एक्सप्लोर करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों ने 4th डिमेंशन की खोज कर ली है और उन्हें ग्रेविटी के बारे में पूरी नॉलेज है। वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और अब सैंड स्टॉर्म भी नहीं आते। आगे कूपर टार से भी मिलता है जो कि खराब पड़ा है पर कूपर उसे ठीक कर देता है। इसके बाद वो समय आता है जब वो अपनी बेटी मर्व से मिलता है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है। कूपर उसे बताता है कि वो घोस्ट मैं ही था। मर्व कहती है कि उसे पता था कि वो आप ही हो, ये भी कि वो एक क्वेश्चन आपकी वजह से सोल्व हुआ है, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और सारा क्रेडिट उसे ही दे दिया। खैर मर्व खुश होती है कि उसके पिता ने लौटने का वादा पूरा किया, पर अब वो कूपर को यहाँ से जाने के लिए कहती है अमेलिया के पास, क्योंकि मर्व अब बूढ़ी हो चुकी है और किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहिए। और वैसे भी मर्व के पास अब अपना परिवार है। मर्व की बात सुन कूपर टार्स के साथ अमेलिया को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिर में हम अमेलिया को देखते हैं एडमंड के प्लेनेट पर। वो अकेले वहाँ पर है, इसका मतलब कि एडमंड नहीं बचा। इसी कारण वो काफी दुखी होती है, पर अच्छी बात यह है कि ये प्लेनेट हैबिटेबल जोन में है और यहाँ पर जीवन पनप सकता है, इसलिए वो स्टिल मिशन को फॉलो करती है, प्लान बी को, एंड यहाँ पर वो कॉलोनी बसाएगी इंसानों की। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी इंटरस्टेलर फिल्म की, जिसे रिसेंटली थिएटर में री रिलीज किया गया था। दोस्तों मैं हमेशा से इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहता था एंड फाइनली मेरी वो तमन्ना पूरी हो गई। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जो कि वाजिब भी है। ये फिल्म है ही काफी कंफ्यूजिंग और काफी साइंटिफिक है। खैर आपके जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करना, क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस मूवी के थियरी और आपके सवालों पर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सवाल हो कमेंट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है।